हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपका एग्जाम। प्रीवियस वीडियो में मैंने 6 यूनिट है जो उसमें 6.1 से 6.3 तक कंप्लीट कराया था। इस वीडियो में 6.4 से 6.6 तक देखेंगे, जिसमें 6.4 में नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। 6.5 में संवैधानिक संशोधन दिए गए हैं और 6.6 में सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था। इससे संबंधित हम टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन करने के लिए विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में इंदिरा गांधी के समय, तो उन्होंने यह प्रावधान कर दिया गया था कि यदि कोई विधेयक संसद से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति प्रथम बार में ही उस विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ मोरारजी देसाई सरकार के टाइम पर, तो उसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस संसद में भेज सकता है, लेकिन संसद द्वारा पारित यदि कोई विधेयक पुनः राष्ट्रपति के पास वापस जाता है तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 44वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? तो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, यह तीनों ही अनुच्छेद समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो अनुच्छेद 19 है यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? तो जो हेवियस कॉर्पस है इसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं, तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए दायर की जाती है। इसके अंतर्गत बंदी बनाए गए व्यक्ति की औचित्यता का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सुमेलित कीजिए। यह फर्स्ट है कि मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अनुच्छेद 368(4) का असंवैधानिक घोषित किया गया था। यह मिनर्वा मिल केस में किया गया था, क्योंकि अनुच्छेद 368(4) है यह सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित करता था। नेक्स्ट है कि मूल ढांचे का सिद्धांत है, यह केशवानंद भारती बाद में आया था। और व्यक्तियों के अनैतिक व्यापार का निषेध, यह अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो समानता का अधिकार है, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है यह पहले था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकार से हटाकर यह एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह भी मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं 100 अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो जो अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार क्या है? तो यह एक मूल अधिकार है। क्या है? यह एक मूल अधिकार है। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसे मूल अधिकार के अंतर्गत जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के। अर्नेस्ट बारकर के कथन का संबंध निम्न में से किससे है? तो यहाँ पर अर्नेस्ट बारकर का कथन दिया गया है कि अधिकार बिना कर्तव्य उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम है यह संसद द्वारा वर्ष 1976 में पारित किया गया था। कब? वर्ष 1976 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो विधि की सम्यक प्रक्रिया का जो सिद्धांत है इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो अनुच्छेद 22 से है, क्योंकि अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार, इसमें यह अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार
पाया जाता है। तो भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार किस में पाया जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना में, बिल्कुल सही है, और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। तो इन दोनों में ही भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता उपलब्ध कराना, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श प्रतीक हैं, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ही भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के ही आधार पर सरकार कानूनों का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंध कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40 है, और एक गांधीवादी अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और उससे संबंधित विषय पूछे गए हैं। तो अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 में क्या है? तो अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार है, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिक संहिता है, और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो संविधान है यह बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो मद्य निषेध है, यह बिल्कुल सही है। गौ संरक्षण है, यह भी है। पर्यावरण संरक्षण, यह भी है। लेकिन जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, इसका प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांतों में केवल 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 14 वर्ष की आयु के बच्चों को इसमें शिक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान मौन है, क्योंकि इसमें बालकों की शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ना कि प्रौढ़ शिक्षा का। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, इसका प्रावधान किया गया है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, इसका ही प्रावधान किया गया है। और बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष तक की आयु को प्राप्त ना कर रहे, तो इसका ही प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था? तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान किया गया है, तो यह संविधान में पहले से मौजूद था। गौवध निषेध, इसका प्रावधान अनुच्छेद 48 में किया गया है, तो यह भी पहले से था। लेकिन जो मुफ्त कानूनी सलाह है, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। किस द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है, मुफ्त कानूनी सलाह। और जो समान नागरिक संहिता है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 44 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। तो यह किसने कहा था? तो यह KT शाह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इनका प्रावधान अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 51 का या भाग 4 का के अंतर्गत इनका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। तो कौन सा अध्याय जोड़ा गया था? अभी हमने देखा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, भाग 4 का अनुच्छेद 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे, यह बिल्कुल है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे, तो यह भी है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करे, तो यह इसका प्रावधान नहीं है मूल कर्तव्यों में। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, तो यह भी इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है?
तो ग्राम पंचायत यह गलत है। राष्ट्रीय ध्वज यह भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज का उसमें आदर करना बताया गया है, उसका संरक्षण करना नहीं बताया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, तो यह भी बिल्कुल गलत है। वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात कही गई है मूल कर्तव्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा सुधार करे, तो यह किसमें शामिल किया गया है? तो यह अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो संविधान का भाग दिया गया है और उससे संबंधित विषय पूछे गए हैं। तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार वर्णित हैं। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भाग 5 में मूल कर्तव्य, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाग 4 का के अंतर्गत ही मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, यह उपबंध किस में किया गया है? तो अभी हमने देखा था कि यह जो उपबंध है यह मूल कर्तव्यों के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, यह बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, तो यह भी बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो यह बिल्कुल गलत है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी न्यायालय या उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, तो यह किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। यदि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश रहते हैं, यदि वह एक बार रिटायर हो जाए तो वह किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, जिसे कॉलेजियम सिस्टम भी बोलते हैं, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। तो ऐसे न्यायाधीश जो मंडल के सदस्य होते हैं उनकी कितनी संख्या होती है? तो जो कॉलेजियम सिस्टम होता है, कॉलेजियम सिस्टम मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वचन या संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो जो संवैधानिक पीठ होती है उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए, तभी संविधान की व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूर्ण नहीं होता है, जब सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो आरंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, चलिए देख लेते हैं। 1 और 4 भारत सरकार तथा 1 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, यह बिल्कुल सही है। और 4th है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, यह ऐसे मामले या वाद होते हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दाखिल की जाती है। तो सुधारात्मक याचिका, इसे हम क्यूरेटिव पिटीशन भी कहते हैं, तो यह अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। तो न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को क्या अधिकार होता है? तो यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत है तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, यह बिल्कुल सही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। क्या है इसका जो राइट आंसर है? ऑप्शन बी है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? तो विधायी के द्वारा निर्मित कानूनों के संविधान से असंगत होने की स्थिति में उन
कानूनों की पुनर्समीक्षा करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विधायी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि संविधान या भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय में, क्योंकि भारतीय संविधान की जो व्याख्या है सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है संसद द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 227 में जो उच्चतम न्यायालय होता है उसका अधीक्षण करने की शक्ति का इसमें प्रावधान किया गया है। तो इन तीनों ही अनुच्छेद बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद या केस को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास होता है। तो यह सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है कि न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, ना कि मुख्य न्यायमूर्ति। नेक्स्ट ऑप्शन है कि न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में संविधान की मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का स्रोत क्या है। तो न्यायिक व्याख्या है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही समय समय पर संविधान के तत्वों को बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसका क्या आशय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इन पर या इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं उन्हें साक्ष्य के तौर पर या रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि NGT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है। तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, इसके निर्णयों को चुनौती केवल सुप्रीम कोर्ट में ही दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो यह एक न्यायिक पहल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है जनहित याचिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकहितवाद या जनहित याचिका मुकदमे की संकल्पना का उद्गम किस देश से माना जाता है। तो अमेरिका से माना जाता है या USA से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 में यह प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की जो कार्यवाही होगी वह अंग्रेजी में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में यदि कोई संशोधन लाना है तो वह लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, A और B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन कौन से विषयों में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि कोई संशोधन करना है तो उसके लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। राज्यों या संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तो यह भी बिल्कुल सही है। और 7वीं अनुसूची में कोई सूची, तो यह बिल्कुल सही है। और किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, तो यह बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि यदि किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति करनी है तो यह आधे से अधिक राज्यों की सहमति इस पर आवश्यक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। तो वर्ष 1951 में प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था और इसी के अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन अथवा
राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया हो तब क्या होता है? तो विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है संविधान संशोधन संबंधी विधेयक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना था? तो दिल्ली को एनसीआर का जो दर्जा है 70वें संविधान संशोधन द्वारा इसे यह दर्जा दिया गया था, एनसीआर का दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था? तो जो 52वां संविधान संशोधन था 1985 में हुआ था, यह दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन से संबंधित है? तो जो 61वां संविधान संशोधन है यह 1989 में हुआ था और इसके अंतर्गत 21 वर्ष से घटाकर मतदान की जो आयु है वह 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों SC ST के आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इस संविधान संशोधन में बहुत अधिक पैमाने पर संशोधन किए गए थे संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि 99वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो जो 99वां संविधान संशोधन विधेयक है यह राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से संबंधित है, जो कि असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में सितंबर 2021 तक कितने संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका है? तो सितंबर 2021 तक भारतीय संविधान में कुल 105 संशोधन हो चुके हैं और जो नवीनतम संशोधन है 105, इसके अंतर्गत राज्यों को पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21(1) संविधान में जोड़ा था? तो जो 86वां संविधान संशोधन 2002 था, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21(a) मौलिक अधिकार जोड़ा गया था और शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों से क्या तात्पर्य है? तो मूल अधिकार हैं यह राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। 44 में संविधान संशोधन 1948 द्वारा एक नया मूल अधिकार जोड़ा गया था, तो यह भी बिल्कुल सही गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो संपत्ति का जो अधिकार है भारतीय संविधान के भाग 12 में वर्णित है और अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत यह एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कौन से मूल अधिकार प्राप्त होंगे? तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं वह नागरिकों तथा गैर नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो जो 15, 16, 19, 29 और 30, यह जो 5 अनुच्छेद हैं, कौन कौन से? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, यह केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, जबकि जो बाकी के अनुच्छेद हैं या बाकी के जो मूल अधिकार हैं वह विदेशी नागरिकों को या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रदान किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 20, यह जो अधिकार हैं यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें भारत की संचित निधि से पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो भारत में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 34, क्योंकि 1 + 33, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के विभाजन के समय भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? तो मध्य प्रदेश का विभाजन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और उस समय
जो भारत का संविधान है उसमें मूल कर्तव्य केवल 10 थे, लेकिन जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया वह 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था और इसके अंतर्गत अभिभावक या पालकों को अपने बच्चों की शिक्षा संबंधी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी लोकतांत्रिक देश ने अपने संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थान दिया है। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने मूल कर्तव्यों को अपने संविधान में स्थान नहीं दिया है। नेक्स्ट है कि भारत ने संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया है। तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था उसी के द्वारा भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 38 के अंतर्गत। क्वेश्चन है कि संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो जो 1935 का अधिनियम आया था उसी के अंतर्गत संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1935 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय ने अपना कार्य कब से प्रारंभ किया था। तो 1937 से इसने अपना कार्य प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्तमान में कार्यरत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो वर्तमान में कार्यरत सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है भारतीय संविधान द्वारा की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ कौन सी है। तो जो केशवानंद भारती केस आया था उसमें 13 न्यायाधीशों की बेंच बनी हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।